हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम तक जितना समझ आया था, समझ में आया था कि नहीं, थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। मैंने क्या बताया था? मैंने ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया था। ब्लैक बॉडी एनर्जी को तीन तरीके से देख सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, रेडिएट कर कोई सी भी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, रेडिएट कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। यदि सॉलिड है तो ट्रांसमिशन का सवाल नहीं उठता, और यदि ब्लैक बॉडी है तो रिफ्लेक्शन का सवाल नहीं उठता। मैक्सिमम 99.99% चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और एक बार ब्लैक बॉडी ने यदि एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी, तो फिर रेडिएशन के फॉर्म में, हीट जो है रेडिएशन के फॉर्म में एमिट हो जाती है। और किसी भी बॉडी के लिए फिर हमने एमिसिविटी की बात करी थी, एक फैक्टर की बात करी थी, एमिसिविटी, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर बॉडी कितना एमिशन ऑफ हीट कर सकती है, कितना एमिशन ऑफ रेडिएशन कर सकती है। ताला लगा दो इस बात पे। अब इधर आइए जी, हमने आपको बताया था कि पायरोमीटर नॉन टचिंग मेथड है टेम्परेचर मेजर करने की, और उसमें क्या था, 3 मेथड्स हमने बताई थी। पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था नहीं कि कैसे दूर से मेजर कर लेंगे टेम्परेचर। उसमें हमने 3 मेथड की बात करी थी। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, सिलेक्टिव या पार्शियल बोल लो, IR इंफ्रारेड इसी के अंदर आएगा, और द लास्ट वन इज द क्लासिकल मेथड ऑप्टिकल पायरोमीटर। गॉट द पॉइंट ना? इतना सारा चीज़ें डिस्कशन कर लिया जी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है? आज हम देखेंगे टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। सो इसको देखने के बाद अभी तक की पूरी कहानी है ना आपके आंखों के सामने खुल के आ जाएगी। तो ऑप्टिकल टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा मस्त सा डायग्राम। डायग्राम क्या बोल रहा है? सबसे पहले हम मेथड जो सीख रहे हैं, दैट इज द टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। सो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के लिए हमारे पास फेरिस टोटल रेडिएशन पायरोमीटर है। ये फेरिस एक्सपेरिमेंट हो गया भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास सोर्स है जी, सोर्स से हीट रेडिएशन निकल रहे हैं। तो उन हीट रेडिएशंस को, अब इस हीट रेडिएशन में दोनों चीज़ें भैया, विजिबल लाइट्स भी हैं और IR लाइट्स भी हैं, ठीक है। विजिबल लाइट्स को यदि आप देखोगे तो विजिबल लाइट्स को आप 0.30 to 0.72 माइक्रोमीटर तक की लिमिट विजिबल लाइट की है, और इसके बाद की जो 0.72 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक ये IR का जोन है साहब। ये IR का जोन है और ये विजिबल लाइट का जोन है। अब आपकी हीट रेडिएशन में तमाम चीज़ें हैं। अब सिंपल मिरर से इसे आप कंसंट्रेट नहीं करवा सकते, तो हमारे पास पूरा अरेंजमेंट ऐसा है कुछ। ये रिफ्लेक्टर्स है, तमाम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करवा के इस पर्टिकुलर जगह पे इसको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जगह पे इसको फोकस करवाना है। अब आप चाहें तो देख सकते हैं कि चीज़ें फोकस है या नहीं, ठीक है, अदरवाइज आपके देखने की इतनी कोई इसमें नीड भी नहीं है। अब क्या होता है जी कि ये जो है ना, दिस इज द डिटेक्टर डिस्क, ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है। अब तमाम रेडिएशन जो यहाँ आएंगे, और यदि कंसंट्रेट करवा दिया आपने ब्लैक बॉडी पे, तो ब्लैक बॉडी का क्या काम है, तुम मुझे रेडिएशन दो, मैं तुम्हें एमिशन दूंगी, है ना, मतलब पूरा खा जाएगी वो। तो ये एब्जॉर्ब कर लिए पूरा, और उसके बाद ये हीट अप हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगी, है ना। अब इस गर्मी को, इस हीट को आप मेज़र करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे आप? सर थर्मोकपल यूज़ कर लीजिए। हियर इट इज़, दिस इज द थर्मोकपल। नाउ थर्मोकपल, ये थर्मोकपल का आउटपुट है। नाउ मीटर में जो आउटपुट है ना, ये इन टर्म्स ऑफ EMF नहीं है, इसको कैलिब्रेट कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ इनपुट टेम्परेचर T में ये कैलिब्रेट कर दिया। अब आपका सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट बन गया टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, कि इसका जो भी टेम्परेचर है वो डायरेक्ट इसमें कैलिब्रेट है। तो सोर्स से जितना भी रेडिएशन गया, तमाम टेम्परेचर में हीट में कन्वर्ट हुआ, हीट को मेजर कर दिया गया, मतलब टेम्परेचर के फॉर्म में इनपुट को कैलिब्रेट कर दिया गया। गुड पॉइंट ना? वो कैलिब्रेशन सिखाया था, एक बार और बता दें भैया। सपोज एक नॉन टेम्परेचर आपने लिया 700 डिग्री सेंटीग्रेड,
नाउ 700 डिग्री के रिस्पेक्ट में आपने हीट जनरेट करवाई डिस्क पे, इसके बाद इसका टेम्परेचर माप किया, ईएमएफ डिफ्लेक्शन हुआ और उस ईएमएफ की जगह जहाँ भी डिफ्लेक्शन हुआ रहा है वहाँ पे आपने 700 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। कहानी ख़त्म हो गई। अब आप फिर आगे के टेम्परेचर की बात कर रहे हो और वहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन आ रहा है, बराबर। अब जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एनर्जी का फ्रॉम सोर्स से डिटेक्टर, दिस इज नथिंग बट द डिटेक्टर इस स्टेज पे, ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हमने ऑलरेडी आपको इक्वेशन बताई है कि सर ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, सपोज दिस इज ए एंड दैट इज द बी, सो ए टू बी एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो गिवन है, एमिसिविटी सबसे पहले लेंगे। और एमिसिविटी किसकी? तो यह सिंपल सी बात है, डिटेक्टर डिस्क की, ब्लैक बॉडी की, इसकी एमिसिविटी, क्योंकि सारी हीट इसको एब्जॉर्ब करवा ली। अब इसके आगे की आप कहानी लिख रहे हैं, तो दिस इज दिस एंड दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसके बाद आपके सोर्स का टेम्परेचर बोले तो T1 टू द पावर 4 माइनस आपके डिटेक्टर T2 टू द पावर 4, सिंपल इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ठीक है जी। एप्सिलॉन क्या है? एमिसिविटी, जो कि ब्लैक बॉडी के लिए कितनी है? 1 है। और सिग्मा क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। याद मेरे को याद रहता नहीं है, आप लोगों को याद करना है, और नहीं भी करोगे तो गेट एग्जामिनेशन में जब भी आएगा ये मेंशन रहेगा, 57 पॉइंट समथिंग इन 10 टू द पावर -12 एंड उसका पूरा यूनिट मेंशन रहेगा। तो इतना लोड नहीं लेना, और कर लो तो आपका ही फायदा है। तो ये होगी एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब ओवर हियर, या सोर्स से यहाँ तक ट्रांसफर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी वी आर गेटिंग हीट ओवर हियर, हीट टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, और सारी कहानी कैलिब्रेशन और ये सारी चीज़ें हो रही। अब देखो, इस सोर्स को मेजर करने के लिए क्या हमने इंस्ट्रूमेंट को इससे टच किया? नो, नॉन टचिंग मेथड हो गई, टोटल रेडिएशन बेस्ड। ठीक है, समझ रहे हैं कहानी। अब ट्विस्ट कब आता है गेम में, इसका सिंपल सा फंडा है, ये सारी यहाँ कहानी हो गई। अब हम सिलेक्टिव या पार्शियल इंफ्रारेड पायरोमीटर की बात करेंगे, है ना। तो सिलेक्टिव या पार्शियल का मतलब ये क्या है कि अब हमारे को एक सिलेक्टिव वेवलेंथ पे काम करना है। किस पे? सिलेक्टिव वेवलेंथ पे। और वो वेवलेंथ क्या हो सकती है? 0.72 से 40 माइक्रोमीटर तक, 0.72 से 0.72 माइक्रोमीटर से 40 माइक्रो या 100 अप टू माइक्रोमीटर तक का जो कहानी है ना, वहाँ हमारी फुल इंटेंसिटी हमें मिलेगी। यानी कि IR रेस को आपको मेजर करना है, या यूँ कहूँ कि सिलेक्टिव इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि अब आप चूज ही हो गए किस चीज़ के लिए? लेमड़ा के लिए, वेवलेंथ के लिए, है ना। सीधी सी बात हमने देखी है, जैसे ही टेम्परेचर रेस करता है वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। हाई टेम्परेचर का सोर्स है तो कम वेवलेंथ पे ही आपको हाई इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्या बोला मैं? जितना ज़्यादा सोर्स का टेम्परेचर है उतनी कम वेवलेंथ पे आपको हाई इंटेंसिटी मिल जाएगी, और उस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, है ना। तो ये पूरी कहानी जो है ना, जहाँ पे आप लेमड़ा की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे पूरा खेल किसका है? आपके लेमड़ा, आपका टेम्परेचर, ये डिसाइड करेगा कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे कि यहाँ टोटल रेडिएशन था, तो सिंपल टोटल रेडिएशन वाला एनर्जी वाला फॉर्मूला हमने बोल्ट्जमैन वाला देखा, उसमें टोटल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू डिटेक्टर। बट अब सिलेक्टिव के केस में एनर्जी जो है ना उस फॉर्मूले से नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अब हमारी सारी दारोमदारी, एक तो लेमड़ा स्पेसिफिक कर दिया हमने, और चूंकि लेमड़ा और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है कौन? इंटेंसिटी, है ना। दोनों, यानी कि दोनों फैक्टर को अफेक्ट करती है आपकी इंटेंसिटी। यदि आप टेम्परेचर को हाई रख लेते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको लोअर लेमड़ा पे मिलती है। देखा ना हमने, और रिलेशन भी देखा था। लेमड़ा, this is nothing but for the maximum intensity multiply with the temperature is nothing but the constant 2900। याद रखिएगा, कभी काम आ जाए तो, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे एनर्जी भी फंक्शन होना चाहिए फिर तो लेमड़ा और टेम्परेचर, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे पास है प्लांक्स इक्वेशन से हम इसको देंगे। आइए, सो प्लांक्स इक्वेशन, ये प्लैंक्स ने एक एनर्जी फॉर्मूला दिया इस केस में,
किस केस में? सिलेक्टिव केस में, पार्शियल केस में। और वो फॉर्मूला उसने दिया कि जो एनर्जी जाना है अब वो होनी है C1 लैम्डा टू द पावर -5। ठीक है, ये इक्वेशन कांस्टेंट है जो उसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं। सो ये फॉर्मूला हो गया। नाउ ये है एनर्जी, ठीक है, या एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर लैम्डा जो भी आप देना चाहें एंड योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके रिस्पेक्ट में जो भी लैम्डा और टी के रिस्पेक्ट में आप देना चाहें, लैम्डा भी है टी भी है, ये है एनर्जी, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो C1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको इक्वेशन कांस्टेंट है, प्लैंक्स ने ऑलरेडी दे रखा है, लिख देता हूं मैं। तो ये आपका सारी कहानी मैंने आपके सामने लिख दी। ठीक है, C1 की वैल्यू है 3.740 × 10⁻12 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर। C2 की वैल्यू 1.4385 सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड। लैम्डा वेवलेंथ है, ध्यान रखिएगा, बट सेंटीमीटर में इस फॉर्मूले में। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि केल्विन में है, और E इज द एसोसिएटेड एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विथ लैम्डा एंड T, बराबर ना। तो जो भी आप सिलेक्टिव रहेंगे, जिस भी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए आप चूजी रहेंगे, जो भी टेम्परेचर आप सोचना चाहेंगे, उसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना, वो आप निकाल सकते हैं ना। उस एनर्जी से सारी आगे की कहानी, इस एनर्जी से फिर वही कहानी सिस्टम में आपने अब जैसे IR टाइप का इंफ्रारेड मेजरिंग के लिए यदि आप इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, तो वो अब इंस्ट्रूमेंट आई डोंट थिंक सो कि इतना सारा डिटेल डीप में अपने को जाने की ज़रूरत है कि इंस्ट्रूमेंट को भी देखा जाए, बट इसको नहीं मिटाना चाहूँगा क्योंकि इसी के जैसा मैं एक और दूसरी चीज़ यहाँ पे बनाऊँगा। तो सिंपल IR यदि आप देखना चाहें पायरोमीटर, तो सिंपल सा फंडा है, और वो फंडा क्या है कि इसी टाइप से आप IR रेडिएशन ही चाहिए ना आपको, तो सोर्स से सिर्फ और सिर्फ यदि IR रेडिएशन आपको चाहिए तो एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो सिर्फ IR रेस को पास करे। ठीक है, तो यहाँ फिल्टर से आप IR रेस को पास करने वाला सिस्टम बनाते हैं। एट द लोअर एंड आप इसकी रेडिएशन को, हीट एनर्जी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, EMF में, और उस EMF को कैलिब्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट टेम्परेचर। सो IR भी इसी टाइप का है। सो यहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे वही थर्मोकपल यूज़ कर सकते हैं, रेडिएशन है, हीट है, ये ब्लैक बॉडी है यहाँ पे। ठीक है, तो उस हीट से ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर है, थर्मोकपल है, आउटपुट है, EMF है, कैलिब्रेशन है ना। अब यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल भी यूज़ कर सकते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो फोटो इमिसिव सेल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि तमाम वो चीज़ जो रेडिएशन पे काम करे। फोटोवोल्टाइक सेल EMF प्रोड्यूस करेगा, फोटो इमिसिव सेल आपका फोटो इमिसिव बिकॉज ऑफ द रेडिएशन रेजिस्टेंस वायर का कम ज़्यादा होगा ना, और उसकी वजह से आउटपुट सर्किट में करंट डिस्टर्ब होगा। वो सारी कहानी क्रिएट की जा सकती है। सो अगेन जितना जानना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो IR बेस्ड में भी आपको क्या करना है, तमाम चीज़ें IR बेस्ड में यदि आप काम करेंगे तो इस फॉर्मूले से काम होगा। और उसके लिए टोटल रेडिएशन के लिए बात करेंगे तो आप बोल्ट्जमैन वाला जो मैंने फॉर्मूला दिया वो, ठीक है। सो याद रखिएगा, अभी तक गेट में क्वेश्चन नहीं आया इससे, बट कभी आ गया गलती से तो आप बच्चे लोग सभी कर देंगे, ठीक है ना जी। अब एक और क्लासिकल मेथड है जो कि ऑप्टिकल पायरोमीटर जिसे बोला, और आप मान लीजिए कि ऑप्टिकल पायरोमीटर इज नथिंग बट, मैं आपको इसी डायग्राम में थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। देखिए जरा, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, आपका सोर्स है। अब सोर्स की जो लाइट्स हैं उसे आप इस पर कंसंट्रेट करवाइए। अब ये यहाँ से ऐसे गई, यहाँ पे फिर से आपका लेंस है, इस लेंस से आप इसे और करवा दीजिए शॉर्ट, एंड फाइनली आप इसको आंखों से देख पाएँ, ऐसा सिस्टम है आपके पास, ठीक है। मैं नोट्स में और अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है इसका। मेन मुद्दा मैं ऊपर से समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो,
अब इसकी एक लाइट है भैया, ऑप्टिकल बोला इतने की लाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, इसका एक अपना कलर होगा, हो सकता है रेड हो सकता है येलो हो, ठीक है, एटसेट्रा कुछ भी कलर हो सकता है ना। अब यहाँ पे इस सिस्टम में एक फिलामेंट लगा है जो कि टंगस्टन का फिलामेंट है, इसमें आप करंट को फ्लो करवा सकते हैं, इस करंट को फ्लो करवा सकते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है इसका, इस आउटर सर्किट का, वो चेंज करवा सकते हैं, बराबर ना, चेंज करवा सकते हैं, कुल मिला के कितनी जितनी चाहे इतनी करंट इसमें भेज सकते हैं। और ये करंट मीटर है जो कि कितनी करंट जा रही है उसको बता देगा। अब सपोज फॉर एग्जांपल इसका कलर रेड है, अब यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको फिलामेंट बीच में दिखेगा, बट उस फिलामेंट में आप इतनी करंट दे दो कि उसका कलर भी सेम टू सेम मैच कर जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा, फिलामेंट डिसअपीयर हो जाएगा। सपोज ये रेड है और फिलामेंट भी रेड हो गया, और फिलामेंट रेड कब होगा, जब आप उसमें करंट फैलाएंगे, उसमें करंट जब आप देंगे ना, आपने इतना करंट दिया, ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, तो फिलामेंट डिसअपीयर हो जाएगा, और जहाँ पे फिलामेंट डिसअपीयर हो जाएगा वहाँ की करंट को टेम्परेचर के रूप में कैलिब्रेट कर देंगे। सपोज 5 एम्पियर पे डिसअपीयर हो गया, तो 5 एम्पियर को टेम्परेचर, जैसे सपोज इसका फॉर द कैलिब्रेशन 700 डिग्री सेंटीग्रेड यदि इसका टेम्परेचर था, तो अब वो 5 एम्पियर की जगह आपको 700 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना पड़ेगा। मेरी बात को समझ गए होंगे आप, समझ गए? तो कहने का मतलब पूरा खेल डिसअपीयरेंस का है ना। यदि आपका ये सोर्स है पीछे और ये है आपका फिलामेंट जो आपको दिख रहा है अपनी आंखों से, और फिलामेंट डार्क दिख रहा है और पीछे ये डार्क है, मतलब एकदम काला सा दिखाई दे रहा है, और पीछे सपोज रेड है, सपोज रेड कलर है ना। अब फिलामेंट डार्क दिखाई दे रहा है, फिलामेंट में कुछ भी आपने करंट फ्लो नहीं करवाया। अब फिलामेंट को आप क्या कर रहे हैं, करंट दे रहे, करंट दे रहे, करंट दे रहे, और एक स्टेज ऐसा आया कि फिलामेंट जो है ना एकदम ब्राइट सा दिखाई देने लगा, एकदम ब्राइट। अब इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है फिलामेंट्स में, क्योंकि आप करंट दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, करंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस करंट ये ब्राइट होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक स्टेज ऐसा आया कि सिर्फ आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेड कलर दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेड कलर दिखाई दे रहा है जो कि फर्नेस का कलर है। तो बस एट द सेम मोमेंट, एट द सेम टाइम, जो करंट है उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर को कैलिब्रेट कर दिया गया है, करंट को टेम्परेचर के फॉर्म में कैलिब्रेट कर दिया गया है ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। जहाँ पे ये डिसअपीयर हो जाए वहीं रुक जाइए, इस मीटर में पढ़ लीजिए कि कितना टेम्परेचर है। गॉट द पॉइंट ना। अब ये मेथड जो है ना बड़ी क्लासिकल मेथड है, ओल्ड मेथड आप बोल सकते हो, बट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। देखो कुछ एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कलर मैचिंग खेल रहे हैं, है ना, कलर मैचिंग वाली कहानी से आप बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, इतनी एक्यूरेट है कि यदि, हाँ लेकिन इस बात का भी तय है कि ये टेम्परेचर ग्रेटर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वर्क करेगी, क्योंकि उससे पहले तो कहानी आपको दिखेगी ही नहीं, डार्क ही मोड आपका चलता रहेगा। तो टेम्परेचर दिस। नाउ मैं आपको एक्यूरेसी के बारे में बता रहा था, यदि इससे आप सपोज 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर भी कर रहे हैं ना, तो उसका एक्यूरेसी परसेंटेज है ±5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन आपकी सरफेस का, आपके सोर्स का यदि टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो और आप इस इंस्ट्रूमेंट से ऑप्टिकल पायरोमीटर से उसे मेजर कर रहेंगे ना, तो उसकी रेंज रहेगी, उसकी रेंज कितनी रहेगी, 795 डिग्री टू 805 डिग्री, इसके बीच में देगा। सोचो एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा हाई, 800 डिग्री सेंटीग्रेड को 805 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, बट ये वर्स्ट केस एरर, इतना मैक्सिमम हो सकता है लोवेस्ट केस में, इतना अपर केस में, इन बिटवीन कहीं ना कहीं आंसर रहेगा, समझ गए ना। तो ये था टोटल पायरोमीटर। ये क्या था, टोटल पायरोमीटर। तो पायरोमीटर टॉपिक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इतना आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या, कभी क्वेश्चन आ गया तो आप बनाएंगे ना। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ फॉर्मूले बेस्ड। क्वेश्चन है आपके सामने, द पावर रेडिएटेड फ्रॉम अ हॉट पीस ऑफ मेटल वॉज मेजर्ड बाय द रेडिएशन पायरोमीटर एंड द टेम्परेचर वॉज डिटरमाइंड एज 822 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है उसे मेजर किया गया
टेम्परेचर जो है ना जी उसे मेजर कितना किया गया है आपका 820 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, assuming a surface emissivity of surface is given 0.75. Later it was found that the accurate value of the emissivity was 0.69. Later ये फाइंड किया गया कि ओरिजिनल जो थी वो थी 0.69. Find the error in the temperature determination. Find error in the temperature determination. ठीक है, तो आप फॉर्मूला देखिए कि सर फॉर्मूला जो होता है वो होता है एप्सिलॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड दिस इज नथिंग बट द टी टू द पावर 4। जो भी टेम्परेचर है वो द पावर रेडिएटेड फ्रॉम पीस ऑफ मेटल मेजर रेडिएशन टेम्परेचर वाज डिटरमाइंड दिस कैलकुलेट अ सरफेस इंटेंट क्या लिखा है भाई, एज्यूमिंग अ सरफेस एमिसिविटी ऑफ 0.75। ओके, मान लिया। सो यहाँ से एक काम कीजिए कि ओके, एनर्जी है, एमिसिविटी ये इसको ऐसा लिख लीजिए, टेम्परेचर भी है, ठीक है ना जी, टेम्परेचर भी है, एनर्जी भी है। तो काम करते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में डायरेक्ट लिख ले हैं तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1 एंड ये स्टीफन कांस्टेंट टू द पावर 1/4। ये हो गया आपका टेम्परेचर 1 पहले केस में टेम्परेचर। दूसरे केस में टेम्परेचर कितना होगा, जब एक्चुअल चीज़ें रहेंगी तो टेम्परेचर कितना, एनर्जी तो जो है सोर्स की वो है ही, उसकी एमिसिविटी चेंज हो गई है, उसका एप्सिलॉन हो गया है n1/4। ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 नाम दे दी है ना, यही होगा। दूसरे केस में टेम्परेचर यही होगा, सोर्स की एनर्जी फिक्स्ड है वो तो चेंज हो नहीं रही है, आपने गलती करी आपकी एप्सिलॉन में एमिसिविटी में है ना, बाकी सारी चीज़ें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो नहीं रहा तो टेम्परेचर में लोचा हो जाएगा। हो क्या रहा है, टेम्परेचर में लोचा हो रहा है ना जी, टेम्परेचर में लोचा हो रहा है। उसने पूछा था, क्या पूछा उसने, नया टेम्परेचर, फाइंड द एरर इन द टेम्परेचर डिटरमिनेशन। एरर पूछा है। तो एक काम करते हैं, अब इक्वेशन 1 और 2 में कुछ रिलेशन क्रिएट करते हैं ना जी। इक्वेशन, ये टेम्परेचर जो है ना ये केल्विन में है, याद है ना, ये टेम्परेचर इन केल्विन है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 के साथ, है ना। तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा T1, आपके पास बचेगा T2। तो ये वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन 2 ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन 1 यहाँ रह जाएगा और ये टू द पावर 1/4 है ही, ठीक है। ये है कहानी। सो टेम्परेचर T1 की वैल्यू 820 डिग्री सेंटीग्रेड दी है, केल्विन में यदि पता करना है 820 प्लस 273। सो ये है आपका 3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा इतना 1093, है ना। ध्यान से देखो जरा, 1093 डिवाइड बाय द टेम्परेचर T2 और ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी जी, 0.69 डिवाइड बाय बोलो 0.75 और इसकी पावर कितनी 1/4, इसकी पावर 1/4। यहाँ से T2 अननोन है, सो T2 की वैल्यू बताइए। तो कैलसी से करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई है 1116, सो 1116 केल्विन अप्रोक्सीमेटली, ये T2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपका T1 कहाँ गया, हेयर इट इज, ये है आपका T1, है ना। सो ये लिख लीजिए आप यहाँ पे, T1 की वैल्यू है 1093 केल्विन, ठीक है। अब डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ था टेम्परेचर, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये एरर निकालेंगे। तो ये है डिग्री सेंटीग्रेड में, इसकी वैल्यू है 820। तो इसकी वैल्यू ये कितना ज़्यादा है, इससे 30 ज़्यादा है क्या, ये कितना ज़्यादा, 16 यहाँ से और 7 यहाँ से, 16 और 7 23 ज़्यादा है, मतलब ये हो जाएगा 843 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एरर कितनी हो गई भैया, एरर कितनी हो गई, एरर हो गई आपकी 23 डिग्री सेंटीग्रेड की,
23 डिग्री सेंटीग्रेड की एरर है। आपकी ज़रा से लोचे ने एमिसिविटी को आप 0.69 की बजाय 0.75 रख दिए ना, तो 23 डिग्री की आपको एरर आ गई है टेम्परेचर मेजरमेंट में। समझ गए बात को? सीधा सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ले लें, फिर हम इसको बाइंड अप कर देंगे। फिर हम एंटर करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज फ्लो मेजरमेंट। लिखा हुआ है द emitted radiant energy from a piece of metal is measured and the temperature is found to be 1065 डिग्री। टेम्परेचर इसी के जैसा क्वेश्चन है, 1065 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फाउंड किया जाता है। एज्यूमिंग अ सरफेस इमिसिविटी, इसके रिस्पेक्ट में इमिसिविटी जो है वो दी हुई है 0.82। It was later found that the true emissivity was 0.75. This is the true one. ठीक है। कैलकुलेट द एरर इन द टेम्परेचर मेजरमेंट, तो नया टेम्परेचर फाइंड कीजिए, उसके बाद एरर, यानी कि जो अभी क्वेश्चन किया सेम टू सेम है। तो सेम टू सेम है तो कर लेंगे, आप कर लेंगे, होमवर्क है। अब आंसर मत पूछिएगा, एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट, that is the flow measurement. Bye bye.